गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे बालक अथवा बालिकाएं। तो हमारा पाठ का नाम है बालक अथवा बालिकाएं। तो इसमें जो लेखक है बालक अथवा बालिकाएं के बारे में क्या बताना चाहते हैं, तो हम प्रस्तुत पाठ पढ़कर आगे जानेंगे कि बालक अथवा बालिकाएं क्यों नाम रखा गया, क्या कहानी हो सकती है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो के साथ साथ आप अपना पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से पाठ समझ में आएगी। विश्व के इतिहास में कितने ही शासक हो चुके हैं जिनकी सामान्य मेधा से जुड़ी कथाएं इतिहास प्रसिद्ध है। हमारे देश के इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत मेधावी शासक माने जाते हैं। इसी प्रकार प्राचीन इज़राइल के इतिहास में राजा सुलेमान का असामान्य मेधा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित है। इन्हीं में से एक कथा प्रस्तुत पाठ का विषय है। तो यह कहा गया है कि विश्व के इतिहास में यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे राजा हो चुके हैं, बहुत सारे शासक यानी कि राजा बन चुके हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे राजा बने हैं जिनकी सामान्य बुद्धि से जुड़ी कथाएं यानी कि कहानियाँ इतिहास में प्रसिद्ध है। तो हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो राजा के बारे में ही चर्चा होती है, उनके युद्ध के बारे, उनके बुद्धिमान के बुद्धि जो होती है, ज्ञान जो होते हैं उनके बारे में ही जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें चर्चा की जाती है। तो हमारे देश के इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने समय के अत्यंत मेधावी शासक माने जाते हैं। तो हमारे ही देश में, हमारे भारत देश में के इतिहास में उज्जैन जो जगह है उज्जैन, तो वहाँ का राजा जो था जिसका नाम था विक्रमादित्य, उन राजा के बारे में उसका मेधावी शासन होने के कारण यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण इस राजा को सभी जगह जाने जाते थे। इसी प्रकार प्राचीन इज़राइल के इतिहास में राजा सुलेमान की असामान्य मेधा के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा प्रस्तुत पाठ के विषय में है। तो आज का जो पाठ है वह एक राजा के बारे में है जिसका जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। तो उसके बारे में यह कहानी कही गई है। सुलेमान इज़राइल के तीसरे शासक थे। सुलेमान जो थे इज़राइल देश जो है उसके तीसरा यानी कि तीसरा राजा बने थे, जिन्होंने ईस्वी पूर्व 965 से हुई 965 से ईस्वी पूर्व 922 तक शासन किया। यानी कि इन्होंने, जो सुलेमान था इज़राइल के तीसरे शासक थे, इन्होंने ईसा पूर्व 975 से पूर्व 922 तक शासन किया। 965 से ईसा पूर्व 922 तक शासन किया। इनके पिता राजा डेविड ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राजा सुलेमान ने अपने 33 वर्ष के शासनकाल में अनेक ऐसे महान कार्य किए जिनके कारण उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया तथा इनके न्याय और बुद्धिमत्ता के किस्से स्थान स्थान पर चर्चित होने लगे। तो यह देखा गया कि राजा सुलेमान जो थे वो अपने 33 वर्ष के शासनकाल में अनेक ऐसे महान कार्य किए जिनके कारण उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया था। इनके न्याय और बुद्धिमत्ता यानी कि ज्ञानी होने के किस्से स्थान स्थान पर बहुत गूंज रहे थे, यानी कि सबको इसकी चर्चा में थे, सबको ही उसका नाम जानते थे कि बहुत ही बुद्धिमान राजा है। राजा सुलेमान के यश की चर्चा सीवा नामक एक पड़ोसी देश की शासिका के कानों तक जा पहुंची।
तो राजा सुलेमान इतने जीवी हैं, इतना बुद्धि वाले हैं। इसका चर्चा एक अलग देश है, सिवा नाम का एक पड़ोसी देश है, वहाँ ये जो शासिका है, जो रानी है, उनके कानों में जाकर पहुँचा। लोगों का यह कथन कि राजा सुलेमान उस समय के चतुरतम व्यक्ति थे। शिबा की रानी को बिच्छू के डंक के सादृश चुभने लगा। यानी कि हमें पता है कि जो राजा थे या रानियाँ थी, वह किसी के अच्छाई को नहीं सुनना चाहते थे। एक दूसरे राजा या रानी के बारे में नहीं सुनना चाहते थे कि वह बहुत मतलब तारीफ़ें नहीं सुनना चाहते थे, उनके वाहवाही नहीं सुनना चाहते थे कि वे बहुत काबिलियत है, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह का वे नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए जब पड़ोसी देश की जो सिबा की रानी जो थी, उसे सुलेमान, जो राजा सुलेमान है, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुद्धि बहुत तेज़ थी, तेज़ बुद्धि वाले थे, यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, बल्कि बिच्छू के डंक के जैसे चुभने लगा रानी को। अतः उसने इस बात को असत्य सिद्ध करने के उद्देश्य से राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने राज्य के सभी सामंतों तथा मंत्रियों को कोई ऐसा समस्या खोजने का आदेश दिया जिसे राजा सुलेमान के लिए सुलझाना बिल्कुल असंभव हो। सभी मंत्रीगण तथा सामंत नई नई समस्याएं रानी के समक्ष रखते रहे, परंतु उसे कोई भी समस्या ऐसी जटिल दिखाई ना दी जिसे सुलझाया जा सके। अंततः एक बूढ़े अनुभवी मंत्री ने एक रोचक परंतु जटिल समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे विचार में यह वैसे ही समस्या है जैसे कि आपको अभीष्ट है। तो यही बताया गया कि जो सिबा की रानी थी, राजा सुलेमान का अच्छाई सुनकर अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसे चुभने लगा, बिच्छू की डंक जैसे उसे लगने लगा। तो यह निश्चित किया कि यह राजा को बुलाकर उसके जो बुद्धिमत्ता है उसकी परीक्षा क्यों ना ली जाए। उसकी बुद्धि, जो तेज बुद्धि के बारे में राजा सुलेमान जाने जाते हैं, उसको बुलाकर निश्चित किया जाएगा कि कितने बुद्धिमान हैं। और यह अपने मंत्रियों से रानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न ढूंढने के लिए कहा। तो एक बूढ़ा जो मंत्री था, उन्होंने जटिल समस्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि रानी साहिबा, मेरे विचार में यह वैसे ही समस्या है जैसे कि आपको अच्छा लगे। तो रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा सुलेमान इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो राजा सिबा की जो रानी है, वह चाहती थी कि इस भरी सभा में राजा सुलेमान को अपमानित करे, उसकी ऐसे प्रश्न करे कि वह जवाब ना दे सके। इसलिए उसने यह सोचा कि भीड़ में, भरी सभा में उस राजा को बुलाए और कठिन से कठिन प्रश्न पूछे जिससे कि वह जवाब ना दे सके। लेकिन रानी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी। यानी कि मंत्री जी एक प्रश्न ढूंढ निकाले जिसे सुनकर सिबा की रानी को अच्छा लगा कि यही प्रश्न राजा सुलेमान के समक्ष रखा जाए, पूछा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजा सुलेमान इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में असफल होंगे, नहीं सफल नहीं हो पाएंगे। तत्पश्चात उसके बाद एक सोची समझी योजना बनाने का उपरांत रानी ने राजा सुलेमान को एक प्रीति भोज में भाग लेने हेतु निमंत्रण भेजा था। अब तो उस राजा को बुलाया जाएगा, लेकिन अब किस प्रकार से बुलाया जाए और भरी सभा में अपमानित किया जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर रानी प्रीति भोज में कि खाने पर राजा सुलेमान को बुलाती है, फिर निमंत्रण भेजती है। फिर प्रीति भोज का स्थल रानी के महल के अंतर्गत ही था, यानी कि रानी के जो महल था वहीं पर खाने के लिए बुलाया गया। फिर राजा ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। वे निश्चित समय पर प्रीति भोज के स्थल पर पहुंच गए। जैसे रानी राजा सुलेमान को बुलाया था प्रीति भोज यानी कि खाने पर, वैसे ही
सुलेमान हाँ कहे और वे जैसे बुलाए थे वैसे ही वे आ गए और निश्चित समय पर प्रीतिभोज के स्थल पर पहुंच गए। राजा ने देखा कि दर्शकों की एक भारी भीड़ उस स्थल पर विद्यमान थी। उन्होंने देखकर राजा सुलेमान मन ही मन भाप गए, यानी कि उन्हें पता चल गया, इतनी भीड़ देखकर राजा सुलेमान को पता हो गया कि प्रीतिभोज के पीछे अन्य उद्देश्य अवश्य निहित है, यानी कि कुछ खास कारण जरूर है जो मुझे प्रीतिभोज के नाम पर, खाने के नाम पर बुलाया गया है, लेकिन काम तो कुछ अलग ही किया जाएगा। यह राजा सुलेमान को पता हो गया। अतः वे पूर्णतः सतर्क हो गए, यानी कि यह सोचकर वे सतर्क हो गए, यानी कि राजा सुलेमान सतर्क हो गए उस भीड़ को देखकर कि यह तो खाने के बुलाया गया, लेकिन खाने के पीछे कुछ अलग ही काम हो सकता है, यह सोचे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी एक बार अच्छी तरह से पढ़िए और आप समझ लीजिए।